So, welcome to Financial Modeling Level 1 course. First of all, which software are we going to use? It's going to be Microsoft 365, the latest version of Excel, and this is recommended. क्योंकि जो पुराने versions हैं, अब वो इतने applicable नहीं होंगे. So, Microsoft 365. और दूसरा, why it is called financial modeling? The reason why it is called financial modeling is that it is actually a course that will allow you to automate your routine tasks, and obviously those tasks जो कि एक finance professional perform करता है. क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ी दुनिया है, हम उसको इस वक्त एज फॉर अ फाइनेंस पर्पस यूज कर रहे हैं. तो मॉडल बेसिकली वो ऑटोमेशन का मॉडल है जो आप बनाना सीख. यानी अगर आप एक काम रूटीन में करते हो, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? आपका काम ऑटोमेट करते हैं. मिसाल के तौर पर एसी है, तो एसी में आप रिमोट पे 16 थर्मोस्टेट सेलेक्ट करते हो. तो 16 से क्या होता है? आप उसको ऑटोमेट कर देते हो कि भाई टेम्परेचर 16 से नीचे गिरता है तो कंप्रेसर बंद कर दिया करो, कीप इट 16, अराउंड 16. तो दिस इज व्हाट यू हैव डन, दिस इज ऑटोमेशन. तो यूजिंग एक्सेल फॉर ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क्स, फाइनेंशियल टास्क्स, इज कॉल्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग. तो हम ये सीखेंगे कि हम अपने टास्क को इवेंचुअली ऑटोमेट कैसे करते हैं, हमारे से कैसे मॉडल्स बनाएं जिसमें हम इनपुट्स दें और आउटपुट खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आ जाए. मिसाल एक छोटा सा फाइनेंशियल मॉडल बिल्कुल बेसिक लेवल का समझाने के लिए. मिसाल के तौर पर आपने यहां लिखे हुए यूनिट्स और यहां लिखा हुआ है रेट और यहां लिखा हुआ है टोटल. आप ये कहते हो यार जब मैं यहाँ यूनिट्स लिखूं तो यहाँ टोटल लिखा हुआ आ जाए. तो आपने क्या किया, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और रेट आपने 5 कर दिया और आपने कहा मैं यहाँ 1000 लिखूं तो वहां टोटल कॉस्ट निकला है. मैं यहाँ पर 500 करूं तो अकॉर्डिंगली वहां आ जाए. तो आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट वो खुद दे रहा है, अपडेट कर रहा है. बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा. यू जस्ट चेंज द इनपुट, इट विल ऑटोमेटिकली चेंज द आउटपुट. सो ये बेसिक है, बट ऑब्वियसली वी हैव टू लर्न एडवांस मॉडल्स डिफरेंट टाइप के, सो दैट आप अपना काम रूटीन का जो आप करोगे किसी कंपनी में जाके वो इजी हो जाए आपके लिए, ऑटोमेट हो जाए आपके लिए. दैट्स व्हाट फाइनेंशियल मॉडलिंग इज. अब टू स्टार्ट विद क्विक एरियाज, आपको एक्सेल आता है, बहुत सारे लोगों को आता है, बेसिक लेवल का आता है, बट एक क्विक रिकैप देने के लिए, एक्सेल में ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्प्रेड शीट. ये शीट क्या कहलाती है? स्प्रेड शीट. और एक शीट यहां पर उसका नाम लिखा हुआ है, नीचे देखेंगे आप, नाम लिखा हुआ है शीट. You can add these type of sheets. Every sheet will have its own properties defined by you. It will contain a different set of information, data, if you want. And you can always change the name of any sheet. By default, it's sheet 1. Plus पे दबाएंगे sheet 2, clear करेंगे sheet 3, and then it will go on. But you can always change the name by just double clicking it. Double click करेंगे, select हो जाएगा और आप कोई भी नाम यहां पर लिख कर एंटर प्रेस कर देंगे, शीट का नाम चेंज हो जाएगा. शीट का नाम इसलिए चेंज किया जाता है कि 10 शीट्स हैं तो आपको क्या पता किस शीट में क्या लिखा हुआ है. तो नाम से आसान हो जाता है कि पता चल जाता है कौन सी शीट में किस तरह का डेटा अवेलेबल है. These boxes are called cells. These are cells. And these cells will always represent one column and one row. Like the cell currently I am on, this is called active cell. This
बोल्ड स्ट्रक्चर, ये आपको बताता है कौन सा सेल आपका एक्टिव है। इस वक्त ये एक्टिव है, इस वक्त अब ये एक्टिव हो गया, अब ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हिच इज एन एक्टिव सेल, एक तो ये बॉक्स दिखा रहा है बोल्ड है, अदरवाइज आप यहां जाओगे, इधर इधर आपको रेफरेंस नजर आएगा उस सेल का। दिस पार्ट विल शो यू कि आपका इस वक्त एक्टिव सेल कौन सा है, उसका नाम क्या है। हर सेल का एक डिफॉल्ट नेम होता है, एक वो नाम होता है जो आप देते हो उसको। डिफॉल्ट सेल नेम होता है उसके कॉलम और उसके रॉ का कॉम्बिनेशन। अगर आप जिस इस वक्त एक्टिव सेल जहां मेरा है उसके टॉप पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, आई। आई इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस होल कॉलम जो नीचे तक जा रहा है, और ये सेल आई कॉलम में है इस वक्त, बट ये एक रॉ में भी है, और वो रॉ आपको मिलेगी हॉरिजॉन्टली 6। तो द डिफॉल्ट नेम बिकम्स I6. I represents the column of that cell, and 6 represents the row of that cell. The name of the cell becomes I6, and it will be written here. But the good thing is you can always change the name of this cell from here. What you can do is you can just select it. आप इसको select करें, माउस की प्रेस करें और यू सेलेक्ट कर लें, ड्रैग करके। कैसे कर सकते हैं, आप माउस का लेफ्ट की प्रेस करें और लेफ्ट हैंड पे ड्रैग करें, सेलेक्ट हो गया। अब नेम इट एज यू वांट टू। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे रहा हूं RATE, रेट। लिखा रेट, एंटर की प्रेस कर दें। दिस सेल विल नाउ हैव अ नेम ऑफ रेट। आप देखो जैसे इस पे आता हूं ऊपर रेट लिखा हुआ आ रहा है। तो यू कैन ऑलवेज चेंज द नेम ऑफ अ शीट, यू कैन ऑलवेज चेंज द नेम ऑफ अ cell. Changing the name will help us in identifying that cell later on. जिस तरह हम सबके नाम होते हैं ना तो हमें याद रहता है, आप किसी से बात करो, नाम थोड़ी देर के लिए माइनस कर दो, समझाना मुश्किल हो जाएगा किसी को। लेकिन अगर नाम होगा तो समझाना आसान, याद रखना आसान हो जाता है। कोई बंदा जा रहा है, आपको उसका नाम पता होगा, आप आवाज दोगे वो देख लेगा, पुकारना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमें पुकारना पड़ता है बार बार सेल को। I6 से पुकारते हैं, बुरा लगेगा उसको कभी कभार। I6 याद भी नहीं रहेगा, रेट याद रहेगा या नहीं, है ना। 15 मैंने किस सेल में लिखा है, उसका रेफरेंस क्या था, 15। अभी मैंने 15 लिखा था ना, सबने देखा था। हाँ, ये लो, ये लिखा हुआ था। हाँ, अब बताओ। लेकिन वो जो सेल का नाम मैंने रखा था उसका क्या नाम था, रेट था। तो अगर मैं वहां लिखूंगा, वहां रेफरेंस आपको याद नहीं भी होगा ना, मैं वहां लिखूंगा वो क्या था, I6, ये रेट था, इसमें 20 लिखूंगा, है ना। किस सेल में लिखा था, रेट में। सो इट्स इजी टू रिमेम्बर। और ये तो एक सेल की कहानी थी ना, 500 सेल्स होंगे तो। सो कभी कभार रेट का नाम देने से फायदा हो जाता है। वापस I6 कर देता हूँ, क्यों नहीं चेंज कर रहे भाई, नहीं कर रहे हो। So you can change the name and I'll show you how to later on delete it or identify it, वो मैं बताऊँ। तो अब जो सेल है इसके अंदर आप चीजें लिखते हो, जब भी आप कुछ भी लिखना शुरू करोगे तो किसी ना किसी सेल में लिखेगा पहले, वो आपको बताना पड़ेगा किस सेल में। तो ये फायदा है सेल्स का, क्या बताना पड़ेगा कि किस सेल में लिखेगा, वो ऐसे नहीं सब में लिखना शुरू कर देगा। सो किसी न किसी सेल में लिखेगा वो जब भी लिखेगा, जो एक्टिव सेल होगा उसमें लिखेगा। ये एक्टिव है, अब मैं जो भी लिखना शुरू करूंगा इसमें लिखेगा। अब किसी भी सेल के अंदर
किसी भी सेल के अंदर। खास बात एक्सेल की यह है कि एक्सेल रीड्स द डेटा and it can identify the data. And there are three types of data that Excel has defined: text, value, and formula. Text, value, formula. तीन तरह के वो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हाईलाइट करता है. टेक्स्ट यानी एनीथिंग अदर देन नंबर, anything other than numbers, symbols, alphabets, they are all treated as text. Like I write Ijaz, and you can see in the cell Ijaz starts from left hand side of the cell. But if I write 1, 2, 3, it's a number. It goes to the right hand side. And that shows the Excel is reading the data and it's able to identify what type of data is coming. The first one is text, and by default, it is on the left hand side of the cell. Whereas the value is on the right hand side, which means it is identifying the type of data coming. And the formula or function will always start from three symbols, with three symbols. तीन symbols से अगर आप लिखना start करोगे तो वो समझ जाएगा formula आ रहा है. Is equal to किससे? Is equal to, हाँ, is equal to, minus and plus. इन तीन सिंबल्स में से किसी भी सिंबल से आप स्टार्ट लोगे तो वो समझ जाएगा फॉर्मूला आने वाला है. लाइक इज इक्वल टू दबाओगे और कहोगे 3 + 3 करके दो. अब वो 3 + 3 लिखेगा नहीं, 3 में 3 ऐड करके जो आंसर आएगा वो दिखाएगा 6. लेकिन अगर मैं 3 + 3 डायरेक्टली लिखूंगा तो it will never add it because it's not treating it as, what is it treating it, number or text? सोचे, लॉजिक लगाएं, लॉजिक दिमाग लगाएं. Should it treat it as number or should it treat it as text? Three plus three is not a number. It's an expression. 3 is a number. 3 + 3 is not a number यार. आपने काउंटिंग में कभी 3 + 3 नंबर आते हुए देखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 3 + 3 14 16 17 18. नहीं ना यार. It's not a number. It's an expression. So that's why it will write it on the left hand side, not right hand side. Like Ijaz. Is that Excel class or financial modeling class? It's Excel class, which is actually going to be financial modeling. So basics पढ़ेंगे तो Excel ही ना, financial modeling Excel पे ही पढ़ते हैं. So 3 + 3 is no more a number. It is a text because it has now a symbol within it. So if any expression has a symbol in it, it will never treat it as a number. Now it will treat it as only number. If only a number is there and there is no special character there, it will treat it as number. लेकिन जैसे कोई अल्फाबेट डाल दोगे नंबर के साथ कुछ भी करोगे फिर वो टेक्स्ट ही है, फिर वो नंबर नहीं है. So starting from x is equal to 3 + 3, it will add the 2. Starting with plus sign, 3 + 3, again it will treat it as formula. Because even if you started with plus, it will treat it as formula. And you can start it with minus, but not recommended. It will again treat it as, as formula, text or number. Formula, because even if you start with minus, it is still going to treat it as formula -6. But obviously you can see if you start with minus sign, it will change the sign.
So it's not usually recommended to start a function or formula with minus. Usually we start with is equal to, but we can always start it with plus as well. But minus is also going to be used, but in a very special cases. जहां हमें साइन क्या करना हो, चेंज करना हो. सो तीन टाइप का डेटा एक्सेल के किसी एक सेल में आता है. टेक्स्ट, वैल्यू एंड फॉर्मूला. Remember that. So this is how Excel accepts values, numbers, text or formulas. Acha. The second thing is how to navigate. That's very important. Excel में navigation बहुत important है. What is meant by navigation? Going from one cell to another cell. Roaming around a spreadsheet. That's called navigation. Like आप देख रहे हो, ये देखो, this is called navigation. Moving around. So how do we do that? There are multiple ways of doing it. Remember, it depends on what you're doing actually. One of the ways through which you can move here and there is to use arrow keys. कीबोर्ड के ऊपर जो आपके arrow keys हैं, उनको आप यूज करो. 4 arrow keys होते हैं 4 directions में. Like I'm using them. So I'm using the right arrow key now. I'm using the left arrow key now. I'm using the down arrow key now. I'm using the up arrow key now. And I'm moving accordingly. तो एक तरीका तो एरो कीज से मूव करना है. सो नेविगेशन थ्रू एरो कीज. दूसरा है नेविगेशन थ्रू टैब की. कीबोर्ड में TAB टैब की लेफ्ट हैंड साइड पे होती. टैब की डेटा एंट्री के वक्त यूज होती है. एरो कीज डेटा एंट्री के वक्त यूज नहीं होती. एरो कीज जब आप डेटा एंटर नहीं कर रहे हो, ऐसे ही घूम रहे हो, है ना, काम नहीं है, फारिग बैठे हैं, और हमने कहा यार एक काम करते हैं, स्प्रेडशीट में घूमते हैं. ये वाहिद घूमना है जिसमें इंसान थकता नहीं है. सो आप घूमो. ये देखें, मैं घूम रहा हूँ उस वक्त. ये तो अगर आपको डेटा एंट्री नहीं करनी है, ऐसी घूमना फिरना है, तो फिर आप एरो की से. लेकिन जब आप डेटा एंटर कर रहे होते हो सेल में, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम अनदर सेल, तो यू यूज टैब की या एंटर की. बट टैब की और एंटर की में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है. जब आप कोई वैल्यू लिखते हो किसी सेल में और टैब की प्रेस करोगे, तो ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा. यानी ये कुछ बाजू वाले राइट हैंड साइड वाले सेल में चला जाएगा. लेकिन अगर आप एंटर करोगे तो नीचे आ जाएगा. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो डेटा एंट्री का डायरेक्शन है वो क्या है. सो आप चाहते हो कि जब हम डेटा एंट्री कर रहे हैं ना, तो हम राइट हैंड पे जाते जाएं और एंट्री करते जाएं, तो आप टैब की प्रेस किया करो. और आप कहते हो एंटर ऊपर से नीचे तक करना है वर्टिकली, तो आप एंटर की प्रेस करोगे. सो टैब, एंटर, आप देखते जाइए, मैं आपके सामने करता हूं. अब लेट्स से मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है ना, इस डायरेक्शन में. तो मैं 5 लिखा, तो क्या करूं, टैब की, फिर 5 लिखा, टैब, 8 लिखा, टैब, 10 लिखा, टैब. So you can see I'm moving to the right hand side. But if I write 4 and then press enter, it's going downwards. 10 downwards, 19. अब मैं enter press कर रहा हूं तो नीचे आ रहा है. So it depends on how are you entering the data. Use accordingly. So arrow keys, tab and enter. सही है. अच्छा, दूसरा है combination of keys. अगर मैं shift plus arrow keys यूज करूंगा, तो it will do selection plus navigation. Shift and arrow keys combined से मुराद याद रखना, एक्सेल के अंदर जब हम कहते हैं ना शिफ्ट एरो कीज, तो ये नहीं होता एक दफा दबा के छोड़ दिया, दबा के रखना है दूसरे के साथ. मिसाल के तौर पर भी आपके सामने करता हूं, इस वक्त मैंने शिफ्ट की प्रेस कर दिया, बट यू वोंट बी फीलिंग इट. डिड यू फील एनीथिंग ऑन द स्क्रीन? नो.
I have left the press key and still no movement. I have pressed the shift key now again. मैंने इस वक्त shift की प्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा. You start feeling when I start pressing arrow keys along with the shift key. And let me see, let me show you. मैं अब right hand की arrow की प्रेस कर रहा हूँ, right arrow की प्रेस कर रहा हूँ एक दफा. You see कितने सेल सेलेक्ट हो गए? दो. The blank cell, the white cell, which was the initial cell. Excel usually keep it white to show the starting point. The next cell is shaded gray. It does not mean सिर्फ ग्रे वाला सेल सेलेक्ट हुआ है. जो पहला सेल था वो तो ऑटोमेटिकली आप उसमें थे ना. You can see, and you can see here as well. So there are two, right? अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं. अब ये सेलेक्ट होता जा रहा है. सो अब सिलेक्शन भी हो रही है, नेविगेशन भी हो रही है. तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ता है फॉर एनी रीजन. तो दिस इज हाउ वी डू इट. बट सिलेक्शन कुड आल्सो बी डन विद द माउस की, बट नॉट रिकमेंडेड. एक्सेल में अगर आपको देखना हो बंदा कितना एक्सपर्ट है, तो देख लो माउस कितना इस्तेमाल करता है. जो जितना ज्यादा माउस इस्तेमाल करता है उतना बड़ा अनाड़ी है. एक्सेल में माउस का इस्तेमाल करने का मतलब है टाइम जाया करना. अनाड़ी टाइम जाया करता है, खिलाड़ी टाइम बचाता है. तो कीबोर्ड से ज्यादा यूज करना है. तो माउस से कैसे आप कर सकते हो सिलेक्शन? जिस सेल से आपको सिलेक्ट करना है पहले उस सेल में जाओ, उसको एक्टिव उस पर क्लिक करो और वहां पर जाके प्रेस कर दो लेफ्ट की. माउस की लेफ्ट की प्रेस कर दो और माउस ड्रैग करना शुरू कर दो. जिस डायरेक्शन में मूव करोगे उस डायरेक्शन में सिलेक्शन शुरू हो जाएगी. सो यू कैन ऑलवेज डू दैट. हाँ, ये नॉर्मली माउस से आप तब करते हो जब अभी सेल सारे खाली हैं. सेल सारे खाली हैं तो माउस ज्यादा इफेक्टिव होता है. लेकिन अगर सेल्स भरे हुए हैं, जैसे ये देखो, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनको एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं. माउस से नहीं कर सकता एक साथ, माउस को ड्रैग करना पड़ेगा. तो वो मैं बताऊंगा कैसे. सो माउस कैन बी यूज्ड एज वेल एज कीबोर्ड कैन बी यूज्ड. बिल्कुल. अच्छा, अब एक तो नेविगेशन शिफ्ट के साथ होगी. अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग. नेविगेशन में एक कंट्रोल की के साथ नेविगेशन भी हो सकती है. कंट्रोल प्लस एरो कीज. इसका फायदा क्या होता है देखिएगा जरा. देखिए, मैं इस वक्त कौन से सेल में हूं, एक्टिव सेल कौन सा है? A16. और मुझे अगर स्प्रेडशीट के बिल्कुल एंड तक जाना है तो मैं एरो की से जाऊंगा ना, तो इससे जल्दी मैं घर पहुंच सकता हूँ. एंड तक नहीं पहुंच पाऊंगा. आई शो यू, आई शो यू, राइट. जस्ट अपनी मोबाइल या घड़ी में सेकंड वाली सुई देखिएगा. सही है. और मैं मूव कर रहा हूँ. अच्छा, मेरे पास इस वक्त घड़ी में 144 हो रहे हैं. ठीक है. और मैंने राइट हैंड साइड मूव करना शुरू कर दिया. अभी 145 हो गए, इसके 10 सेकंड हो गए होंगे और मैं राइट हैंड पे मूव कर गया हूँ. ठीक है, जब 46 हो जाएगा I'll drop it and I'll show you कि 1 मिनट में हम कितना मूव किए. और 6 हो गया. 1 मिनट 10 सेकंड. 1 मिनट 10 सेकंड में हम बी के डब्ल्यू तक पहुंचे हैं. सही है. अल्फाबेट्स कितने हैं? 26.
अभी अभी हम 26 पे पहुंचे हैं, 26 के पहला अल्फाबेट पूरा किया और दूसरे के W तक पहुंचे हैं, और 1 मिनट 10 से हो गया, यानी इसका मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। एंड तक पहुंचते पहुंचते 20 मिनट, इससे भी ज्यादा लगेंगे, अब देखिएगा। तो एरो कीज बहुत लेट टाइम लगाएंगे, तो कंट्रोल एरो की से आप डायरेक्ट जंप करते हो। जो आप कंट्रोल की प्रेस करके रखो और राइट एंड एरो की प्रेस करोगे, देखो एंड तक पहुंच गए, और फिर नीचे वाली एरो की प्रेस करोगे तो बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाओगे। सो विथ कंट्रोल की एंड एरो कीज यू कैन जंप डायरेक्टली टू द एंड, लेकिन हमेशा हम एंड तक तो जाते भी नहीं है। हाँ, हम टेबल के एंड तक जा सकते हैं। देखो बात सुनो, अगर मेरा डेटा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, और मैं 1 पे खड़ा हूं। अब अगर मैं एरो की से जा रहा हूँ तो एक एक करके जाऊंगा, लेकिन कंट्रोल एरो की का फायदा ये, इट टेक्स यू टू द एंड ऑफ द रेंज डायरेक्टली। 9 पे डायरेक्टली आना है। ये देखो, ये देखो, जंप देख रहे हो, ये देखो। लेकिन अगर मैं बगैर कंट्रोल की करता हूं तो मुझे एक एक से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली एंड तक आना है तो कंट्रोल एरो। तो दिस इज हाउ इट सेव्स योर टाइम। विद कंट्रोल की एरो की यू कैन जंप टू द एंड ऑफ द डेटा। और आप देखो गौर से, मैं बीच में 4 गैप्स छोड़ के फिर 5 10 लिख रहा हूं। अब देखो क्या करता है, अब मैं कंट्रोल एरो की प्रेस करूंगा, पहले कहां जाएगा, पहले 9 पे जंप करेगा, फिर बीच के ब्लैंक सेल्स छोड़ेगा, डायरेक्ट 10 पे जाएगा। अब करूंगा तो एंड पे जाएगा, क्योंकि बीच में फिर सारे ब्लैंक सेल्स हैं। इट्स दिस इज हाउ इट जंप्स। तो जंपिंग करनी है तो एरो कीज, तो मैं यहां पर लिख देता हूं जंप। इसी तरह सिलेक्शन के साथ जंप करना है। ये तो सिलेक्शन नहीं हो रही थी ना, तो सिर्फ जंप कर रहे थे। सिलेक्शन करनी तो फिर क्या, और क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट भी ऐड कर दो, शिफ्ट प्लस व्हाट, कंट्रोल प्लस एरो कीज। सो इट विल नॉट ओनली जंप बट इट विल ऑल्सो सेलेक्ट। देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9, और फिर 10 यहां करता हूं, 11 फिर 12, सही है। तो अगर मैंने इस पूरे को यहां तक सेलेक्ट करना, देखो कितना टाइम लग रहा है, कितनी दफा प्रेस करना पड़ रहा है। और अगर मैंने अपने बॉस के सामने ये हरकत की, ठीक है, तो वो आपको ऑफिस से निकाल के और लॉक प्रेस कर देगा कि वो यार नाड़ी, मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि तुम्हारे टिक 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 पे मैं वेट करता रहूं। तो आप 1 पे हो, आप कंट्रोल शिफ्ट ऐसे करो, सिलेक्शन होगी पूरी। और अगर मेरे पास 500 रॉज है नीचे, और अगला बंदा बैठा हुआ टिक 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 नीचे तक 500 तक सिलेक्शन करता जा रहा है, ओ भाई, आपको एक साथ सिलेक्शन करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको, देखिएगा गौर से। अब देखो मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, अभी तो मेरी मजबूरी है एरो की से जाना, क्योंकि खाली है। ये मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब मुझे बॉस ने कहा यार जल्दी करो यार, ये सारी को सिलेक्ट करो। मैं कहा अच्छा सर। वो वेट कर रहे पीछे खड़े होकर, और उसकी, आपको पता है उसको, वो क्या सोचेगा आपके बारे में, और उसने फैसला कर लिया होगा कि ये आखिरी दफा प्रेस कर रहे हो। सो अब शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, दैट्स इट। विद ओनली 2 टाइप clicks you will select the whole data, कितना भी नीचे तक क्यों ना हो, सारा सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ। सही है, ये देखो। अच्छा, देखना भी नहीं पड़ेगा कि कहां रुकना है, खुद रुक जाएगा वो। वहां भी टाइम सेव हो रहा है, आपका एक्यूरेसी भी है। सो शिफ्ट कंट्रोल राइट डाउन, सिलेक्शन पूरी, सही है। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, नीचे तक आ गया, मुझे नहीं चाहिए ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था, मेरे पास ये फालतू है, हटाना है तो सिलेक्ट कर लो। और कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन होता है राइट हैंड साइड पे, उसको प्रेस कर दो, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको सेल का कंटेंट एक सेल से या बहुत सारे सेल से क्या करना है, डिलीट करना है, तो आप क्या करो, डिलीट कर, डिलीट का बटन दबाओ सिलेक्शन के बाद, इट विल डिलीट एवरीथिंग।
It will delete everything. सही है, ये आपको डिलीट करके दे देगा। ओके, तो नेविगेशन थोड़ी बहुत समझ में आ गई। अब एक नेविगेशन है डायरेक्ट जंप करने की ऑन अ पर्टिकुलर सेल, जो जिसमें बीच में बहुत सारे सेल्स खाली हो। जैसे ये 12 लिखा हुआ है, इधर मैं लिख देता हूँ इजाज, बल्कि सर सेलेक्ट किया हुआ डी सेलेक्ट कैसे होगा? पर कहीं पर भी एक्सेल के किसी भी सेल पे जाके क्लिक कर दें, वो जो सिलेक्ट पीछे सेलेक्ट किया होगा हट जाएगा। ये देखें, ये सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ क्लिक किया, वो हट गया। सो व्हेन यू क्लिक एनीवेयर एल्स ऑन द स्प्रेडशीट, जो सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, तो वहां क्लिक कर दें, पीछे की सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। सो अब आप देखिए, मैंने इजाज लिखा है कहीं पर, यहां पर कौन से कॉलम में लिखा था? हाँ, एम, और रॉ कौन सी चीज? अंदाजा है, यू नॉट श्योर, है ना, बाकी को पता भी नहीं। पप्पू कहाँ है भाई, मुझे नहीं पता। अब इवन आई यूज एरो कीज, मुझे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ था, इतनी बड़ी स्प्रेडशीट है। तो अब दो तरह की चीज है, एक है व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, फाइंडिंग द नेम इजाज, और यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सेल, नॉट द नेम। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने किसी से पूछा यार इम्तियाज स्टोर कहाँ है, एक। दूसरा, आपने टीएसए आए, आपने पूछा सर इजाज कहाँ है, दोनों में फर्क है। या टीएसए की बात कर लें, आप टीएसए आए, आपने किसी का कहा जीतरी रूम कहाँ है, या आप आके किसी से पूछो सर इजाज कहाँ है। अब इत्तेफाक हो सकता है कि जीतरी रूम में ही सर इजाज है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। आप सर इजाज से मिलना चाह रहे हैं, तो आप जीतरी नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली पूछेंगे सर इजाज कहाँ है। और अगर आपको सर इजाज नहीं, जीतरी रूम, फिर उसमें कोई भी हो। इसी तरह एक्सेल में सर्च करने के लिए दो चीजें हैं, कंटेंट और सेल रेफरेंस। आपको सेल रेफरेंस ढूंढना है या कंटेंट ढूंढना है? इस वक्त मुझे रेफरेंस तो पता भी नहीं है। पता है, मुझे नहीं पता ना कि इजाज किस रेफरेंस में लिखा, तो मैं ढूंढूंगा तो कैसे ढूंढूंगा? लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे रेफरेंस ढूंढना नहीं था, मुझे कंटेंट ढूंढना था उस सेल के अंदर का, वो है इजाज। तो जब आपको कंटेंट ढूंढना हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली, भले उस कंटेंट तक पहुंचने के बाद रेफरेंस लिखना है, बट रेफरेंस पता नहीं, कंटेंट पता है, तो आप कंट्रोल एफ दबाओगे, कंट्रोल एफ, कंट्रोल प्रेस करके एफ। अच्छा, ये प्लस का साइन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये प्लस दबाना नहीं होता, प्लस से बता रहा हूं कि दो कीज प्रेस करनी है, प्लस कब की नहीं प्रेस करनी फिलहाल। सो कंट्रोल प्लस एफ क्या करता है, देखो, कंट्रोल एंड एफ, कंट्रोल की प्रेस करके रखें और एफ प्रेस कर दें, you will see this window popping up, and this window has a heading of find and replace. This does two things, find and replace. At the moment I'm just trying to find, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, बिकॉज इजाज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सही है, तो ये मैंने अपनी तारीफ कर दी। फाइंड इजाज, मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि भाई मुझे ढूंढ के दो कि किस सेल में इजाज लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू फाइंड इट। सो मैंने फाइंड के टैब पे क्लिक किया हुआ है, इजाज लिखा, और मैंने फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड ऑल। दोनों में फर्क यह है कि अगर इजाज एक से ज्यादा सेल्स में लिखा हुआ है, एंड आई वांट ऑल द सेल्स दैट कंटेन्स इजाज, तो आई विल क्लिक ऑन फाइंड ऑल। बट if I am interested in only first cell, if there are many cells containing ijaz, but I am only interested in first cell, or there is only one cell that has ijaz in it, दोनों सूरतों में
I will not click on find all. I will click on find next. Find next will find the first cell that contains Ijaz, and its searching is done raw by raw. ये पहले एक रॉ पूरी सर्च करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर नीचे वाली रॉ में जाता है, फिर तीसरी वाली रॉ में. ये कॉलम बाय कॉलम सर्च नहीं करता, रॉ एक रॉ पूरी सर्च करेगा, फिर नीचे वाली रॉ में जाएगा और उस सीक्वेंस में जो सबसे पहले आएगा उसको पिक करेगा. देखिए जरा, डू यू सी इट फाउंड द इजाज. ठीक, इसने पता करके दे दिया. और लेट मी राइट इट इन मल्टीपल सेल्स. ठीक है, और अब मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूं एंड मैं इसको कहता हूं फाइंड ऑल. अच्छा, फाइंड नेक्स्ट करेगा तो फिर वही पहला वाला ढूंढेगा, फिर नेक्स्ट पे फिर क्लिक करोगे दूसरा आ जाएगा. लेकिन मैं सबको एक साथ फाइंड करना चाह रहा हूं. अब वो क्या करता है, देखो एक्सेल कैसा प्रोग्राम किया हुआ है. अब सारे सेल्स एक साथ एक स्क्रीन पे तो दिखाने से रहा, अगर फासला ज्यादा होगा तो एक स्क्रीन पे कैसे दिखाएगा, है ना. तो वो कैसे दिखाता है उसको जरा नोट करो. क्या किया इसने, नीचे लिस्ट जारी कर दी. उसने कहा पहले आप फैसला करो कि इनमें से किस पे जाना है, उस पर क्लिक करो, उसमें ले जाऊंगा. सो इसने लिस्ट जारी कर दी. मैंने कहा ये वाले पे ले जाओ, बोलो ये देखो, ये देखो, और पूरी डिटेल दे रहा है उस सेल के बारे में. सेल रेफरेंस भी दे रहा है, उसके अंदर वैल्यू भी दे रहा है, शीट कौन सी है, बुक कौन सी है, सब दे रहा है. ठीक है, तो ये करो. और रिप्लेस में क्या होता है, अगर इजाज लिखा हुआ है, आपने कहा यार रहेगा तो इजाज. ठीक है, सिर्फ स्पेलिंग चेंज कर लेता हूँ, रिप्लेस रिप्लेस नहीं करना. सो AJAZ, और सबको रिप्लेस करना, मैं कहा जी सब. ऑल डन, डन. अब आप फाइंड करो इजाज. अब आप देखोगे AJAZ आ गया. And now you can see the spelling has changed from Ijaz to Ijaz, AJAZ. So not only it finds something, it can also replace it with anything else. कभी कभार होता है ना, डॉलर का साइन चेंज करना चाहते हैं PKR में. So this will help you. Any questions? ठीक, अच्छा. अब ये हो गया आपका क्या, कंट्रोल F. अगर आपको सेल कंटेंट नहीं रेफरेंस पे जाना है, you know the reference and you're not concerned उस पे कंटेंट क्या है, you're concerned about the reference, then you will press Control G. Go to, it's called go to. Control G. कंट्रोल G में फिर कंटेंट बताने की बजाय सेल का रेफरेंस बताना पड़ेगा. आपने कहा यार मुझे ले जाओ I61 पे, I61, यहाँ रेफरेंस लिखो, ओके कर दो. It took it to I61. सही है. कंट्रोल G इज बेसिकली गो टू. गो टू में आपको सेल का रेफरेंस देना पड़ता है, कंटेंट नहीं. So here you search for content. Here you search for cell reference. ये सब नेविगेशन के लिए है. These are all for navigating from one cell to another cell. ठीक है, ये नेविगेशन हो गया. अब लेट्स टॉक अबाउट फ्यू बेसिक शॉर्टकट्स.
बेसिक, हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे शॉर्टकट्स देखेंगे, बट बेसिक शॉर्टकट्स जो आपके एक्सेल के अंदर यूज होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दोस बेसिक शॉर्टकट्स. How can we delete them now? How can we go from one sheet to another sheet with the keyboard? आहिस्ता 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 आहिस्ता. ठीक. डिलीट तो मैंने आपको बता दिया था ना कैसे डिलीट करते हैं. आप उस सेल पे जाइए और डिलीट का बटन दबा दे, डिलीट हो जाएगा. जी. अभी शीट टू शीट तो हम गए नहीं ना. ठीक. आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, सब कुछ करेंगे. बेसिक शॉर्टकट्स, लेट्स टॉक अबाउट बेसिक शॉर्टकट्स. लाइक बोल्ड करना होता है हमें, कंट्रोल बी. आपके सामने करके देता हूं मैं. इस सेल पे मैं गया और मैंने कंट्रोल के साथ बी प्रेस किया, देन यू कैन सी बोल्ड हो गया. ओके. कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल अंडरलाइन, ये कर दिया मैंने. कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक, ये रहा, इटैलिक हो गया. कंट्रोल प्लस सी, कॉपी, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, कॉपी आ गया. किसी सेल का कंटेंट क्या करना है, कॉपी, तो कंट्रोल सी प्रेस कर दिया. और जहां पर उसको लेके जाना है, रिप्लेस पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस पी, वी, पेस्ट. कैसे सर? ये देखो 5 लिखा हुआ है, मैं इधर आया, कंट्रोल सी प्रेस किया, और अब जिधर जाके इसको रेप्लिकेट करना है, कॉपी करना है, वहां पर कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा तो पेस्ट हो जाएगा. इसी तरह एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह लेके जाना है तो उसको कट कहते हैं. कंट्रोल प्लस एक्स, कट. मिसाल के तौर पर 5 यहाँ लिखा हुआ है, 45 यहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहां से हटाना है, कंट्रोल एक्स कर दिया, और यहां लेके जाना है तो वहां से हट जाएगा और यहां आ जाएगा. कंट्रोल वी, पेस्ट वी से ही होगा. तो सी आप तब यूज करते हो जब आपको उसको जहां वो है वहां तो रहने देना है, बट एक और जगह भी इसको कॉपी करना है, तो कंट्रोल सी एंड देन वी. और अगर एक जगह से हटा के दूसरी जगह लेके जाना है तो एक्स एंड कंट्रोल. अनडू करना है, एक स्टेप पीछे जाना है, कंट्रोल प्लस जी, अनडू. मिसाल के तौर पर मैंने यहां लिखा अल्फा, एंटर कर दिया. अल्फा लिखने के बाद एंटर कर दिया, ओह मैंने कहा ये क्या कर दिया, मैंने नहीं करना था मुझे, आई वांट टू गो वन स्टेप बैक, सो कंट्रोल जी प्रेस कर दो, हट जाए. एक दफा और करोगे और पीछे चला जाएगा. सो जितने स्टेप्स आपने आगे लिए होंगे वो उसको रिवर्स करता जाएगा और पीछे जाता जाएगा. कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड. बट कभी कभार ऐसा होता है कंट्रोल जेड करने के बाद कहते हैं नहीं नहीं गलती हो गई, गलती हो गई, एक स्टेप पीछे चले गए, नहीं जाना था, तो कंट्रोल वाई. कंट्रोल वाई बेसिकली रीडू करता है. यानी आपने लिखा अल्फा, फिर आपने कहा नहीं नहीं कंट्रोल जी करो भाई, नहीं लिखना था, फिर ख्याल नहीं नहीं करना था, हम फारिग हैं, तो वो करना था अल्फा. सो अंडू रीडू, अंडू रीडू. तो अगर एक स्टेप आप पीछे गए हो तो वापस उस स्टेप पे आने के लिए वाई प्रेस कर दोगे, कंट्रोल वाई, रीडू. ये बहुत यूजफुल शॉर्टकट्स हैं. सो नेविगेशन हो गया, टाइप ऑफ हो गया, सेल्स को हमने डिस्कस कर लिया, रोज एंड कॉलम्स को हमने डिस्कस कर दिया, नेम ऑफ द सेल क्या होता है बाय डिफॉल्ट चेंज कैसे करते हैं वो डिस्कस कर लिया, शीट क्या होती है और शीट का नाम कैसे चेंज करते हैं हमने वो डिस्कस कर लिया. ये कहलाते हैं रिबन्स, ये सारे रिबन्स एक्सेल के. और इनको ग्रुप किया हुआ है. होम के अंदर आपको ये सब नजर आएगा, इंसर्ट के अंदर आपको ये सब नजर आएगा, एंड वन बाय वन भी हम लोग पढ़ते जाएंगे, इस पर आप क्लिक करते जाएंगे, so you will see a group of items, features of Excel.
No sir, how can we delete the Ijaz in multiple cells like we replace Ijaz from Ijaz in multiple cells? तो आपको सेल में जाना पड़ेगा ना डिलीट करने के लिए, या सारे सेल्स अगर एक साथ लिखे हुए तो सिलेक्ट कर लें और डिलीट कर दें। सर कैन यू रिपीट द वर्क ऑफ कंट्रोल एक्स अगेन? कंट्रोल एक्स जो है ना वो कट करता है, यानी एक जगह से चीज हटाता है और दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए मदद देता है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा, फिर आपने कहा नहीं ये यहाँ नहीं होना चाहिए, तो आपने कंट्रोल एक्स किया और आपने कहा यहाँ होना चाहिए, तो कंट्रोल वी प्रेस किया, तो वहां से रिमूव करके और दूसरी जगह पे लेके जाएगा। बट कंट्रोल सी वहां तो रखेगा और दूसरी जगह भी लेके जाएगा। अच्छा, ये हो गए बेसिक शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स और भी आगे आते जाएंगे अब। अच्छा, अब आता है एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट कंटेंट, सॉरी सेल कंटेंट। सेल में डेटा एंटर करना है या एडिट करना है? अगर एम्प्टी सेल है और उसमें कंटेंट ऐड करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, उस सेल पे जाओ लिखना शुरू, सिंपल। यानी इस सेल में कुछ लिखना है तो इसको एक्टिव बनाओ, यानी एरो की से उसके पास चले जाओ और लिखना शुरू कर दो, खुद एंटर, और वो लिखना शुरू कर देगा और एंटर दबा दोगे एक्सेप्ट कर लेगा। सो एम्प्टी सेल में तो आप जाओ और वो लिखना शुरू कर दो और एंटर दबाओगे, वो उस सेल में कंटेंट आ जाएगा। लेकिन अगर पहले से सेल लिखा हुआ है अल्फा, अब आपको इसको एडिट करना है, तो पहले ये फैसला करें कि क्या कंप्लीटली ओवरराइट करना है या विद इन द सेल कोई चीज चेंज करनी है। जैसे अल्फा में ए लिखा हुआ है, आपने कहा नहीं एक ये ए नहीं होना चाहिए, इधर वन होना चाहिए, ए एल पी एच, ए की जगह वन होना चाहिए, तो इसका मतलब पूरा चेंज नहीं कर रहे हो। और पूरा चेंज करना है फिर तो आसान है। पूरा चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस सेल पे चले जाओ और लिखना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल आपने कहा नहीं अल्फा नहीं होना चाहिए, ब्रावो होना चाहिए, आपने लिख दिया ब्रावो। अब अभी मैंने एंटर नहीं किया, अब गौर से सुनना, एंटर नहीं किया। अब ये इस वक्त एक्सेल दो चीजों में परेशान है कि अल्फा या ब्रावो। दिखा क्या रहा है इसमें, ब्रावो पहले था या अल्फा पहले था? तो जो बाद में लिखा है वो दिख रहा है, सही है। लेकिन बैक पे जो नहीं दिख रहा वो मौजूद है और वह है अल्फा। तो इस वक्त दिमाग में अल्फा, एक्सेल के क्या है, दिमाग में क्या है अल्फा, जुबान पे क्या है ब्रावो। अब वो आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप अब एंटर प्रेस करते हो तो उसके दिमाग में भी ब्रावो आ जाएगा, जुबान पे तो था ही ब्रावो, यानी वो ब्रावो सेव कर लेगा। और अगर आप एस्केप का बटन कीबोर्ड का दबाते हो तो वो ब्रावो वापस भूल जाएगा और अल्फा ले आएगा। सो वेटिंग फॉर द यूजर टू टेक द नेक्स्ट एक्शन। सो अल्फा लिखा हुआ था, मैंने उस सेल पे आके ब्रावो लिखना शुरू कर दिया, अब अल्फा बिल्कुल छुप गया, ब्रावो दिख रहा है। नाउ इफ आई प्रेस एंटर it will save the new information, new data, and if I press escape it will go back to the previous page. सही है, तो मैं escape दबाता हूँ, alpha is restored. So if I press escape before pressing the enter, ESC, ESC आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट पे सबसे ऊपर कॉर्नर का बटन नॉर्मली होता है। तो अगर आप escape का बटन दबाओगे तो जो आपने नया लिखा होता है, जिसको अभी तक एंटर नहीं किया, लिखा है सिर्फ, वो उसको खत्म करके पिछले वाले पे चला जाएगा। लेकिन एंटर करने के बाद escape का बटन काम नहीं करता, फिर कंट्रोल जी ही प्रेस करना पड़ेगा अनडू के लिए। तो एंटर के बाद एस्केप वर्क नहीं करता, एस्केप वर्क करता है लिखने के बाद और प्रेस एंटर प्रेस करने से पहले तक। बट एंटर प्रेस कर देंगे तो वो नया वाला स्टोर कर लेगा, पुराना ले जाएगा। ये देखिए ब्रावो एंटर, अब गया। अब मैं एस्केप दबाता रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल जेड करूंगा वापस आ जाएगा। तो एंटर प्रेस करने के बाद वापस पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड। अच्छा, अब
अगर आपको अल्फा के अंदर कुछ एडिट करना है, डबल ए लिखना है, फिर लिखना नहीं शुरू करो भाई, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, पिछला रिमूव कर देगा यार, टाइम वेस्ट होगा ना। सब कुछ तो लिखा हुआ है, अभी मैंने तो सिर्फ अल्फा लिखा हुआ है, 4 लफ्ज है, 5 है अल्फाबेट्स हैं, तो 5 अल्फाबेट्स तो दोबारा भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। बट अगर इसमें इतना कुछ लिखा हुआ और बीच में सिर्फ एक ए चेंज करना हो, तो दोबारा कौन लिखेगा? तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा या F2 की प्रेस कर दूंगा। कौन सी की? F2 मींस फंक्शन की। F2 वो जो सबसे ऊपर फंक्शंस कीज होती है, F1 F2 F3 लिखा हुआ है कीबोर्ड के ऊपर टॉप पे देखें, F1 F2। अच्छा, लेनोवो के कीबोर्ड के अंदर एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम समझ लो, कुछ भी समझ लो, फीचर समझ लो, कि उसमें आपका F1 की डायरेक्ट वर्क नहीं करती। कीबोर्ड में नीचे FN लिखा हुआ है, फंक्शन की। ऊपर के फंक्शन की को इनेबल करने के लिए आपको नीचे वाली FN की प्रेस करके रखनी पड़ती है, फिर वो फंक्शन की काम करती है। वरना वो नॉर्मल 1 2 3 ट्रीट कर रहा होता है या कुछ और ट्रीट कर रहा होता है, या प्लस माइनस वो जो ऊपर और सिंबल्स बने हुए, वॉइस का, ब्राइटनेस का, वो एज अ वो काम कर रहे होते हैं। बट अगर आप फंक्शन की के साथ प्रेस करोगे तो फिर एज अ फंक्शन की का प्रेस करते हैं। तो फंक्शन की प्लस F2, इधर देखो, मैं इस वक्त करने जा रहा हूं प्रेस, फंक्शन की F2 प्रेस कर रहा हूं, प्रेस किया। आप देखो, अब बैक सेल के अंदर आपको एक चीज ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब अब आप सेल के अंदर चले गए हो, यू आर नाउ इन द एडिट मोड ऑफ द सेल। अब इसमें कीबोर्ड की एरो की से सेल के अंदर नेविगेट करोगे, अब सेल के बाहर नेविगेट नहीं करोगे एरो की से। जब आप एक्सेल के सेल के अंदर चले जाते हो एडिट मोड में थ्रू F2 की या डबल क्लिक, ये काम आप डबल क्लिक से भी कर सकते हो, माउस के डबल क्लिक से भी कर सकते हो, सेम F2 वाला काम। तो आप एडिट मोड में चले गए हो। अब जब एडिट मोड में चले जाते हो, तो फिर आपकी एरो की देखो, इधर देखो, एरो की सेल के बाहर नहीं जा रही है, सेल के अंदर ही मूव कर रही है, ये देखो। लेकिन अगर आप एडिट मोड में नहीं होगे, एक्टिव वाले बोलोगे, फिर आप एरो की प्रेस करोगे तो वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा होता है। अभी एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा रहा, विद इन 10 सेल मूव कर रहा है। अब आप यहां आए और आपने यहाँ एक ए और ऐड कर दिया, या फिर आपने ये वाला ए सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इसकी जगह एक्स लिख दिया, इसकी जगह बी लिख दिया, व्हाटएवर। तो आप जब एडिट करना चाहते हो विद इन द सेल, डबल क्लिक करके पहले अंदर जाओ और फिर एरो की से या माउस से जिस जगह को एडिट करना है उस जगह पे जाके जिस तरह नॉर्मल टाइपिंग करते हो उस तरह टाइपिंग आप कर सकते हो। सो दैट्स हाउ एडिट। सो F2 की से you enter the edit mode और डबल क्लिक। एक दिन में, सेम डे या नेक्स्ट डे पे अपलोड हो जाएगी। गॉट इट? सो दैट्स हाउ यू एंटर द एडिट। ठीक। अच्छा, अब कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स बताता हूँ, फॉर्मेटिंग टूल्स, बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस पे जाएंगे। फॉर्मेटिंग समझ ले, फॉर्मेटिंग होती क्या है, फिर उसके बाद आपको बाकी सब भी समझ में आ जाएगा। एक्सेल में फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपीयरेंस। आप अपना कंटेंट यूजर को कैसे दिखाना चाहते हो, वो कैसे दिखे, कितना अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो, किस तरह दिखाना चाहते हो, फॉर्मेटिंग उसको कहते हैं। जैसे आप खाना पकाते हो ना, तो खाना इज द कंटेंट, बट हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट दैट कंटेंट। किसी भी भूखे को वो कैसा दिखाना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप कैसे दिखाना चाह रहे हो उसको, उसकी ड्रेसिंग, तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग एक्सेल में। जैसे बोल्ड इज अ फॉर्मेटिंग टाइप, इटैलिक इज अ फॉर्मेटिंग टाइप, अंडरलाइन is also a format, लेकिन that's not it, there are so many other areas जो कि फॉर्मेटिंग में आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। होम टैब, होम टैब, होम टैब में ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा फॉर्मेटिंग है, ये पूरा फॉर्मेटिंग है, ये सारा।
ठीक, अब इसमें बोल्ड आप डिस्कस कर चुके हैं, इटैलिक डिस्कस कर चुके हैं, अंडरलाइन डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो शॉर्टकट की बजाय यहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट क्लिक करके। ये है टेबल, बॉर्डर्स, टेबल नहीं सॉरी बॉर्डर्स, सेल के बॉर्डर्स हैं, और बॉर्डर्स के कई वो हैं। देखिए, अगर आपको किसी सेल के सिर्फ नीचे बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर लगाओ, क्लिक करो। अगर आपको टॉप पे लगाना है तो टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट नो बॉर्डर, बॉर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको हटाना है, नो बॉर्डर। ऑल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स तब काम करेगा जब एक से ज्यादा सेल्स होंगे, फिर पता चलेगा, वैसे नहीं पता, सिंगल सेल में पता नहीं चलेगा। ठीक, आउटसाइड बॉर्डर्स, भले 10 सेल्स हो, 20 सेल्स हो, 50 सेल्स हो, बीच के सेल्स को बॉर्डर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो एजेस पे सेल्स होंगे उनको मिलेंगे। अभी करके दिखाता हूँ। ठीक, बॉर्डर आउटसाइड। अब यहां पर इस पे करोगे तो ऊपर बॉर्डर नहीं होगा, लेकिन नीचे डबल लाइन होगी, नीचे थिक लाइन होगी एक, ऊपर और नीचे सिंगल लाइन होगी, ऊपर सिंगल लाइन नीचे थिक बॉर्डर होगा। सब सारा आ गया। अब मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपने सेलेक्ट किया एक लाइन, इसी तरह टॉप और सब काम करेगा। अब आपको उसका फर्क बताता हूँ, आउटसाइड वाले का। ये देखो, ये आउटसाइड है, सही है। इसी को सेलेक्ट करता हूँ, बल्कि इधर साथ में कर लेता हूँ। अब मैं आउटसाइड नहीं कर रहा, अब मैं ऑल बॉर्डर्स कर रहा हूँ। अब आपको फर्क समझ में आएगा। ये ऑल है, ये आउटसाइड है। ये फॉर्मेटिंग काम आएगी। ये वाला है, ये बेसिकली किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। यानी मिसाल के तौर पर ये एडिट मोड वाला है ना, इसका इस वक्त बैकग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट। इसको येलो करना है, क्लिक कर दो, क्योंकि यहाँ इस वक्त येलो दिख रहा था। और सर हमारी मर्जी, हम अपना मर्जी का कलर करेंगे, तो इसके साइड जो एक बटन दबा हुआ है उसको प्रेस करो, ऑप्शंस का है, all of these options are available, so you can change it to any color of your choice, so it changes the background color, but you can always change the font color from this A। आप इसमें कोई सी भी चूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल व्हाइट चूज करना चाहते हो, क्लिक इट। ओहो, कौन सा वाला क्लिक हो गया? ये देखिए, व्हाइट। अब फॉन्ट का कलर यहां से चेंज होगा, बैकग्राउंड कलर सेल का यहां से चेंज होगा। साइज बड़ा करना है इसका, फॉन्ट साइज वो यहां से होगा, 11 कोई सा भी करना है, वरना स्टेप बाय स्टेप करना है तो यहाँ से हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आए और आपने इस पे क्लिक किया, देखिए बड़ा हो रहा है, देख रहे हैं? और ये स्टेप बाय स्टेप करना है तो यहाँ से करें, और अगर डायरेक्ट करना है तो साइज आपको पता है फॉन्ट का, तो यहाँ से करें। और यहाँ टाइप ऑफ फॉन्ट है, कौन सा स्टाइल रखना है फॉन्ट का, वो है। ये सारे अलाइनमेंट टैब्स हैं। आपको मैंने कहा था ना, जैसे ये टेक्स्ट है, लेफ्ट पे लिखा हुआ है, आपको लेफ्ट पे अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको राइट पे ले आओ, आप सेंटर में ले आओ, आप वापस लेफ्ट में ले जाओ। और टाइम पास नहीं हो रहा तो पूरा दिन करते रहो, रहो, अच्छा टाइम पास हो जाता है। कुछ नहीं है करने को तो यही करते रहो। ठीक, ये देखो, इस तरह ये वाले भी हैं। ये वाले बेसिकली जब सेल की विड्थ ज्यादा होती है उसके हिसाब से, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से विड्थ बढ़ा दी, अब इसका मतलब ऊपर भी जगह है, तो फिर आप ये वाले कर सकते हो। ये देखो, सो आपके पास खेलने के लिए, टाइम पास के लिए और भी आ गया, क्योंकि आप उस टीम के साथ कितना टाइम पास कर लेंगे। सही है, तो अब ये आप अच्छा खेल सकते हो गेम, बल्कि वीडियो गेम बन गई। सो यू कैन कीप ऑन डूइंग इट। सही है, और ये जो है ना, यहाँ से आप सेल का विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो ऐसे। तो आप नीचे वाले बॉर्डर पे जाओगे, नीचे वाला, और उस पे लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करोगे और ड्रैग करोगे ऊपर नीचे। सही, इसी तरह कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो यहाँ से करोगे, मैनुअली करनी है तो क्लिक करके ड्रैग करो। और अगर आप ऑटो एडजस्ट करना चाहते हो विड्थ ऑफ द टेक्स्ट के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ये अंडरलाइन आगे निकल रहा है अपने सेल से आगे, और जैसे ही आप यहाँ कुछ लिखना शुरू करोगे तो कोई एक छुएगा। अब अंडरलाइन छुप गया, अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा। तो अब आप यहाँ गए इधर,
अब या तो मैन्युअली क्लिक करके ड्रैग करो, उसमें क्या होता है कि आगे पीछे हो सकता है, या फिर इसको डबल क्लिक कर दो। बट डबल क्लिक जब आप करोगे ना तो वो ऑटो एडजस्ट करेगा, और ऑटो एडजस्ट कैसे करेगा, इस पूरे कॉलम में नीचे तक चेक करेगा किसकी सबसे ज्यादा विड्थ, और जो सबसे ज्यादा विड्थ वाला सेल होगा उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। देखो डबल क्लिक करता हूं मैं आपके सामने, ये लेफ्ट माउस का बटन डबल क्लिक। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर हो सकता है कुछ लंबा टेक्स्ट लिखा हो, ये इसके हिसाब से एडजस्ट किया। क्लियर, सही है? तो ये है फॉर्मेटिंग टूल्स, और इधर आओगे ये फिर फॉर्मेटिंग टूल्स, ये है डॉलर। अगर आपको किसी को बताना है भाई ये 5 है, उसको क्या पता 5 क्या है, केजी है, लीटर है, यूनिट्स है, क्या है, आपने कहा नहीं भाई डॉलर है, आप यहाँ आए और उस पर क्लिक कर दिया, डॉलर आ गया। लेकिन आपने कहा सर जरूरी तो नहीं डॉलर ही हो, है ना? तो आप क्या करो, यहाँ से ये देखो, ये सारे करेंसीज हैं, बट ये सारी करेंसीज फिर भी नहीं है। फिर आप यहाँ क्लिक करो, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, ये विंडो खुलेगी। इस विंडो के अंदर अकाउंटिंग में यहाँ पर आओगे, क्लिक करोगे एंड यू सी बहुत सारे, इसमें पीकेआर भी है, पीकेआर। पीकेआर, एंड यू कैन चेंज द डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम हेयर। इस वक्त कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरोस हैं, यानी पॉइंट के बाद भी डिजिट्स दिख रहे हैं। आपको छुपाने, आप यहाँ से छुपा सकते हैं 2 से। ये देखो 1 हो गया, फिर क्लिक किया 2 हो गए, फिर इस पे क्लिक किया बढ़ गए। इसको कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस। तो आपकी मर्जी है। अच्छा, यहां से परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। परसेंटेज का फायदा ये है, जैसे फॉर एग्जांपल 50% को आप 0.5 लिख सकते हो। कैन 50% बी रिटन एज 0.5? यस, 0.5 का मतलब हाफ, 50% का मतलब भी होता है हाफ। यू विल गेट 50% पिज्जा, हाफ पिज्जा, यू विल गेट हाफ पिज्जा 0.5। लेकिन अगर 0.5 को परसेंटेज में लिखना हो तो इसका एक तरीका तो मल्टीप्लाई बाय 100 है। आपके बॉस ने कहा यार इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, सर अभी करता हूं सर। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 50, और इसके आगे परसेंटेज का साइन लगाया, और एकदम से पीछे से चमाट पड़ी, ये क्या हरकत कर रहे हो? बोला क्यों? बोला आप एक काम करो, 10,000 का हाफ कितना होता है, 5,000। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 50 से क्या करूं, मल्टीप्लाई, तो आपके हिसाब से हाफ हो जाना चाहिए, 50% था ना, तो किसी चीज का 50% लोगे तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाना चाहिए। एंटर किया, और एक्सेल नहीं पढ़ोगे तो यही हरकतें करोगे। इसको हटाओ, इसको हटाओ, बोला पाई खुदा का खौफ खाओ यार, ये क्या लिखा हुआ है, 0.5 रखो, और इधर से परसेंटेज पे क्लिक कर दो। 50% हो गया, अब मल्टीप्लाई करो, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, अब देखो 5,000 आ रहा है, क्योंकि अब एक्सेल इज ट्रीटिंग इट एज 50%, नॉट 50। 50 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आधा नहीं होगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। 50% को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ होगा। सो एक्सेल को बताओ भाई ये सेल परसेंटेज का सेल है, और जब आप किसी भी सेल पे जाओगे ना कि इसका फॉर्मेट देखने के लिए, तो आप इधर देखो, दिख रहा होगा आपको, इट्स वक्त अकाउंटिंग फॉर्मेट है, इधर इधर परसेंटेज वाला था ना, कहाँ था, कहीं था, कहीं भी होगा। तो आप सेल पे जाओगे ना तो वो खुद ब खुद ऊपर से परसेंटेज दिखा देगा। सो ये हो गया परसेंटेज। और कॉमा किस लिए इस्तेमाल होता है भाई, 50,000 की फिगर है, अजीब लग रही है, सारे जीरोस काउंट करना भी मुश्किल हो जाते हैं ना कभी कभार। उसकी वजह ये होती है कि वो कॉमास नहीं होते। सही है, अब मैं देखो, है ना, जीरोस, इस फिगर को रीड करना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसको कॉमा लगा दूं और डेसिमल प्लेसेस खत्म कर, तो लुक एट द फॉर्मेट, 50,000 which means 50 million। रीडिंग कितनी आसान होगी, 50 मिलियन। अब इससे पहले मैं आपको कहता ना बताओ कितना आपको काउंट करना पड़ता जीरोस, अभी
विजुअल हो गया है, मतलब रीड अभी अब इस तरह हो गया ना कि आपको लिटरली काउंट करने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें वैसे ही काउंट कर रही हैं। तो कॉमा जब आपको चाहिए हो तो आप कॉमा इंसर्ट कर सकते हो। सो दीज आर फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग एरियाज जो आप एक्सेल पे करते हो। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये गेट स्टार्टेड, ये चीजें बहुत जरूरी है। अब बैठो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, फिर आप एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इनके बगैर क्या होता है, स्टार्ट करना ही मुश्किल हो जाता है, स्टार्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हो गया अब आपका। अब चलते हैं फाइल सेव की तरफ। अब मुझे ये फाइल सेव करनी, तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, कंट्रोल एस, control S. When I press control S, it will ask for the file name, the folder where I want to save, right? And then click on the save. ये सेव कर, और इसके बाद दोबारा ये विंडो आपको नजर नहीं आएगी कंट्रोल एस प्रेस करने पे, क्योंकि अब उसको नाम भी पता चल गया, उसको फोल्डर भी पता चल गया जहां आपको सेव करना था, वो सब पता चल गया। अब वो आप ये कह रहे हो सेव करते जाओ, जो नई नई चीजें आती, जगह तो वही है, नाम भी वही है। सो कंट्रोल एस, अब इसके बाद आप प्रेस करते जाएंगे, जब नई नई चीजें आती जाएंगी आप कीप ऑन प्रेसिंग कंट्रोल एस, वो वहीं पर सेव करता, उसी फाइल में नई नई चीजें सेव करता जाएगा। लेकिन कभी कभार आपको वो फाइल जो ऑलरेडी सेव की हुई होती है, आपने क्या किया, सुना और से परसों एक फाइल सेव किया आपने, कल काम खत्म, आज आपने दोबारा वो फाइल खोली और आज आपने उस पर क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सेव नहीं कर रहे हो। अभी आपने 3 घंटे एक फाइल पे काम किया विदाउट सेविंग इट, विदाउट सेविंग इट। आपने 3 घंटे काम किया, लेकिन जब सेव करने पे आया आपने कहा नहीं नहीं, आज जितना भी काम किया इस, और जो पुराना था, वो पुरानी फाइल कल तक जितनी थी वो अपनी जगह पे रहे उसी नाम से, बट आज जितना काम किया और पुराना, इसकी एक और फाइल बनाए, यानी पुराना तो ऑलरेडी है इस फाइल में, और जो नया आज मैंने किया वो भी ऐड करे और एक न्यू फाइल क्रिएट करे, पुराने वाले को एज इट इज अपनी जगह पे कल की पोजीशन पे रखे। तो फिर आप फाइल सेव एज पे जाओगे, फाइल पे जाओगे, इस पे जाओगे, फाइल डोंट कंट्रोल प्रेस कंट्रोल एस, कंट्रोल एस में वहीं पर सेव करेगा। फाइल पे जाओ, सेव एज पे क्लिक करो, सेव एज पे क्लिक करो, सेव एज पे क्लिक करके फाइल का नाम नया दो, लोकेशन दो, और फिर सेव करो। अब ये नए नाम से नई लोकेशन पे या पुरानी लोकेशन पे, जो भी आपकी मर्जी है, वो सेव कर देगा, एक नई कॉपी क्रिएट कर देगा। तो सेव एज उस फाइल की कॉपी क्रिएट कर, ठीक है, सेव। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सेल के कैलकुलेशंस के ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर अब हम करते जाते हैं। अब मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूं कि आप एक्सेल में, इससे पहले एक मुश्किल काम पता है क्या होता था, डेटा। एक्सेल पे काम करने के लिए यू नीड डेटा। आपको अब, चूंकि थैंक्स टू चैट जीपीटी, ठीक है, गो टू चैट जीपीटी, राइट, जाओ ना चैट जीपीटी पे, जाओ, मेरे पास चैट जीपीटी का प्लस वर्जन है, आप लोग फ्री वाले से गुजारा करें, परचेज करना चाहे तो परचेज करें। फ्री में लिमिटेशन थोड़ी, लिमिटेशंस हैं, इसमें नहीं है, खैर काम चल जाता है। अब इसमें आप गए और आपने इस पे लिखा डेटा दे, किस किस्म का डेटा, आप वो फीचर भी एक्सेल का बताओ कि मुझे ये वाले एक्सेल की प्रैक्टिस करनी है इस फीचर की, इसके हिसाब से मुझे डेटा दो। तो अब मैंने इसको लिख दिया, इट्स आवर फर्स्ट क्लास
and I want to teach basic formulas like sum, average, etc. I need data with at least 10 rows and multiple columns. ठीक, enter. ये दिया उसने। इधर से मैंने इसको क्या किया, कॉपी एंड शीट, इधर आया, न्यू शीट खोली, एंटर किया और ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब ये नीचे से जूम होता है, ठीक है, राइट हैंड कॉर्नर पे जूम होता है, ये मैंने जूम किया फॉर बेटर व्यू। लेकिन ये अजीब सा नहीं लग रहा, विड्थ वगैरह और अजीब सी है ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको ठीक करने का तरीका पहले ये है कि ये देखो यूनिट प्राइस जो है वो ऊपर नीचे कर दी इसने, क्योंकि वो जगह छोटी थी। तो कॉपी पेस्ट में ये मसला होता है कि वो ऊपर नीचे कर देता है। तो आप क्या करो, आप इसको बड़ा करो मैनुअली, कर दिया। इसी तरह नीचे वाले भी इस तरह के, ठीक है, ये देखो ये वाला भी ये कर दिया। अब देख लो कि कोई डबल लाइन में तो नहीं है, पहला वाला कॉलम है, वो भी कर दिया। सही, अभी भी कॉलम की विड्थ बहुत ज्यादा है, ऐसे ही है ना, हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट। तो अब आप क्या करो पता है, हाइट को ठीक करना है ना, क्योंकि हाइट ज्यादा है, तो आपको रॉ पे आना पड़ेगा। कॉलम सही है फिलहाल, पहले यहां पर आना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करें, इस पे 1 पे, और शिफ्ट की के साथ नीचे आते जाए, प्रेस करते जाए एरो की से। लेकिन इधर नहीं करना है, इधर करना है। ये कर दिया। अब इनमें से किसी पे भी जाके ऐसे नीचे वाली जगह पे जाके डबल क्लिक करो, सारे विड्थ्स सब तमाम उसके एक साथ ठीक कर देगा। सही है। और इधर भी आ जाओ, इस पे क्लिक करो और शिफ्ट के साथ राइट पे जाओ, सिलेक्शन हो गई। अब किसी पे भी डबल क्लिक करो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सही है। तो ये अब आपने इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया, अब ये भी सही हो गया। उसके बाद आपने कहा यार इन सबको सेलेक्ट करो शिफ्ट की से, और इसको सेंटर में कर दो। ऑटोमेटिकली सेंटर में है पहले से, लेकिन सेंटर में कर दो, अच्छा लगेगा। कर दिया सेंटर में। उसके बाद आपने कहा यार सर इसका बैकग्राउंड कलर ना चेंज कर दे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। ये आप यहाँ पर आए और आपने ये जो थोड़ा सा हल्का सा ग्रे है इसको सेलेक्ट कर लिया, लुक्स गुड। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आपने कहा कि यार सर ये आ गया डेटा। अब इसमें ये प्राइस लिखी हुई है, लेकिन हेडिंग से पता चल रहा है, फिगर से पता नहीं चल रहा कि ये रुपए है, ये डॉलर है। तो क्या करूं, डॉलर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर, ये रहा, सबको सिलेक्ट किया, मैं कर दिया। सर मुझे ये डेसिमल प्लेसेस अच्छे नहीं लग रहे सर, इसको कम कर दो, 2 दफा प्रेस कर। ठीक है, ये हो गया। अब यूनिट सोल्ड तो ठीक है, यूनिट्स तो सही है। अब मुझे सर यहाँ टोटल रेवेन्यू चाहिए, और मैं चाह रहा हूँ एक्सेल कैलकुलेट करके दे, मैं क्यों करूँ। तो मैं क्या करूँ, इज इक्वल टू से स्टार्ट, इज इक्वल टू आ गया। अब मैं इन दोनों को आपस में क्या करना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके, या तो 20 और 100 लिखूं, है ना, आ रहा हूँ, 20 और 100 लिखूं, फिर चमाट पड़ेगी, बहुत बुरी चमाट पड़ेगी अगर आपने ये हरकत बॉस के सामने की। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये 20 और 100 लिखूंगा तो आंसर तो सही आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन जब मैं 20 चेंज करूंगा तो यहाँ चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 20 लिखा हुआ है। समझ में आई बात। तो ये हरकत नहीं करनी है। आप क्या करोगे, इज इक्वल टू दबाओगे, एरो कीज। जब इज इक्वल टू दबा दोगे ना, तो एरो कीज क्या करता है, रेफरेंसेस उठाता है। तो ये बताओ, यूनिट प्राइस जो लिखी हुई है 20, उसका सेल रेफरेंस क्या है, C2। अब टाइप करोगे C2, फिर चमाट पड़ेगी, टाइप नहीं करना, एरो की से जाओ उस सेल की तरफ, ये आ गया C2।
इज इक्वल टू दबाया था C2, ठीक, ये C2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। एक्सेल में मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार यूज होता है, स्टारिक, ये दबा दो। अब अगर मैं एरो कीज प्रेस करूंगा तो C2 को नहीं छेड़ेगा, वो अपनी जगह पे हो गया लॉक। अब दोबारा एरो की से D2 पे आऊं, तो नाउ मैं उसको एक्सेल को क्या बता रहा हूं कि इज इक्वल टू जो C2 में लिखा है, मैंने ये नहीं बोला 20 को मल्टीप्लाई करो, मैं कह रहा हूं जो भी C2 में लिखा है। अब एक्सेल में जब भी C2 में कोई चीज चेंज करोगे, यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 20 थोड़ी बोला था। मैंने कहा जो भी C2 में लिखा हुआ है उसको उठाओ, मल्टीप्लाई करो किससे? D2 से, और एंटर कर दिया। कितना आया? 2000। समझ में आया? ये आ गया इज इक्वल टू 2000 इंटू। अब ये मैं नीचे बारी बारी सब पे करता जाऊं या कॉपी कर, सही है? अगर मैं सब पे करता जाऊंगा तो टाइम बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल C, कॉपी हो गया। लेकिन सर ऊपर तो C2D2 था, नीचे जब आऊंगा तो क्या होना चाहिए? C3D3, क्योंकि इधर जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो इन दो को मल्टीप्लाई करके नहीं आना चाहिए, इन दो को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, जबकि आपने जो ऊपर सेल में लिखा था वो था C2 एंड, तो जब आप नीचे कॉपी करोगे तो C2D2 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। करके देख लेते हैं। कंट्रोल C के बाद क्या करूं पेस्ट करने के लिए? कंट्रोल V, नहीं आया वो। अब मैं डबल क्लिक करके देखता हूं किया क्या इसने, क्या लिखा हुआ है? जबकि जिस सेल को मैंने कॉपी किया था वहां क्या लिखा हुआ था, नीचे क्या किया हुआ है? ऐसा नहीं हुआ जो हम सोच रहे थे, वैसा हुआ जैसा हम चाह रहे थे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडलीनेस। It did what we wanted it to do. It did not do what we expected. क्यों? उसको प्रोग्राम कैसे किया गया वो जरा समझो। C2 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है C2, C represents the column and 2 represents the row। फॉर्मूला लिखा किस सेल में? E2। किसमें? E2 में फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैं E2 से कॉपी करके कहां ला रहा हूं? E3। मैं E2 से E3 में, यानी सेम कॉलम में E2 से E3 में। तो कॉपी किस कॉलम से हो रहा है? E से। पेस्ट किस कॉलम में हो रहा है? E में। तो इसका मतलब कॉपी एंड पेस्ट के बीच में कोई कॉलम चेंज नहीं हो रहा, रॉ चेंज हो रही है। रॉ कितनी चेंज हो रही है? एक। 2 से 3। अब एक्सेल प्रोग्राम इस तरह किया गया है कि वो ये कहता है यूजर को फॉलो करो। यूजर कॉपी और पेस्ट अगर सेम कॉलम में कर रहा है तो आपने भी जितने भी रेफरेंसेस फॉर्मूले में हैं उनके कॉलम नहीं छेड़ना है, क्योंकि यूजर भी कॉपी जिस कॉलम से कर रहा है उसी कॉलम में पेस्ट कर रहा है, तो आपने कॉलम नहीं छेड़ना। C2 में से C और 2 में से कॉलम कौन सा वाला है? C और 2 में कॉलम कौन सा है? C, है ना? जब मैंने नीचे इसको पेस्ट किया तो भी C ही है, तो उसको उसने C को C रहने दिया, क्योंकि मैं भी सेम कॉलम में ही खेल रहा हूं। मैंने किस कॉलम से कॉपी किया था? E से। पेस्ट किस में किया? E में। तो इसने मेरे कॉपी करने वाले सेल के रेफरेंसेस में से कॉलम नहीं छेड़ा, कभी भी नहीं छेड़ेगा जब तक मैं कॉलम स्विच नहीं करूंगा। उसने देखा कि यार कॉलम तो नहीं चेंज किया, रॉ चेंज किया यूजर ने। ऊपर वाले 2 वाली रॉ से 3 में लेके आया, तो 2 से 3 किया और कितना चेंज आया? 1। तो उसने कहा कि अब एक काम करो, आप भी इधर एक एक चेंज कर दो। 2 को क्या कर दो? 3। 2 को क्या कर दो? 3। और C और D को नहीं छेड़ो। मेरा काम हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके यहां ले आता ना, तो अब मैंने कॉलम कॉपी कहां से किया? E से। पेस्ट कहां कर रहा हूं? F में, लेकिन रॉ सेम है। रॉ 1 ही है, सॉरी 2 ही है, यानी मैंने 2 रॉ से ही 2 रॉ में लेके गया हूं, बट सिर्फ क्या चेंज किया? कॉलम। तो एक्सेल क्या करेगा? कॉलम चेंज करेगा, रॉ सेम रहने देगा। कॉलम चेंज करेगा, रॉ सेम रहने देगा, कॉलम चेंज करेगा, यानी एक कॉलम वो भी चेंज कर देगा। तो पीछे मैंने क्या लिखा था? क्या लिखा था?
सी, तो सी के बाद क्या आता है डी, तो ये क्या कर देगा D2 और D2 को क्या कर देगा E2, लेकिन 2 रहने देगा, D2 E2 हटा दो, नहीं चाहिए, नीचे लेके जाना है। अब जैसे ही मैं नीचे लेके जाऊंगा सबको पहले सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल V एक दफा कर दूंगा, सब पे आ जाएगा। ये जो सिलेक्शन थी ना वो इस वजह से थी। मैं चाहता हूं कि ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो नीचे तक क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ यूजर उसने खुद चेंज करना है, वो कर दिया उसने चेंज। 5 इंटू 80 400, देखो खुद चेंज कर रहा है। Isn't it saving my time? Yes. मैंने लिखा और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, उसने खुद ब खुद रेफरेंसेस चेंज कर दिए। तो याद रखना, एक्सेल बाय डिफॉल्ट चेंजेस द रेफरेंसेस व्हेन यू कॉपी एंड पेस्ट। Whenever you will copy and paste something, it will change the reference. It will change the reference accordingly. आपको फॉलो करेगा। अगर आप डिफरेंट कॉलम से कॉपी करके डिफरेंट कॉलम में लेके जा रहे हो, वो भी रेफरेंसेस चेंज करेगा, कॉलम के चेंज करेगा सिर्फ। आप एक रॉ से दूसरी रॉ में जा रहे हो, वो भी चेंज करेगा। जितना रॉ आप जंप करोगे उतना रॉ रेफरेंस चेंज करेगा। आपने एक कॉलम से 4 कॉलम आगे चले गए, वो भी रेफरेंस के 4 कॉलम आगे कर देगा। उसी तरह चलेगा, एक एक करके नहीं चलेगा, जितना आप चलोगे उतना वो चलेगा। सही है, समझ में आई बात? तो फिर से करके दिखाता हूँ आपको, और बल्कि आप लोग मुझे बताते जाओ। इज इक्वल टू व्हाट, C2 इंटू D2 कर दिया। फिर क्या करूं, कंट्रोल C, सबको क्या करूं, पहले शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करूं, फिर कंट्रोल V, या फिर सर एक्सेल में ये सेल है ना, इसके इस कॉर्नर पे आओ, ये वाले कॉर्नर पे, और ये वाला प्लस, देखो प्लस साइन अलग अलग है, ये वाला प्लस साइन एक एक ये वाला प्लस साइन है और एक ये वाला प्लस साइन है। तो जब इस वाले प्लस साइन पे आ जाओ, लेफ्ट माउस की प्रेस करो और नीचे तक ड्रैग करते जाओ। ये वाला प्लस साइन नहीं बनाओगे तो नहीं करेगा। ये देखो प्रेस, ये वाला प्रेस, पतला वाला प्रेस, प्लस साइन, लेफ्ट की प्रेस करो, नीचे ड्रैग करो और छोड़ दो, तो भी पेस्ट कर देगा। टोटल रेवेन्यू आ गया, मल्टीप्लाई करना आ गया। ओके, अब इन सबको सम करना है, लेकिन इसके नीचे करना है। लेकिन इसके नीचे सम करूंगा तो पता नहीं चलेगा कि ये नई वैल्यू है या सम है ऊपर का, यूजर को कैसे पता चलेगा ना। फिर मैं यहां जाता हूं, अकाउंटिंग के अंदर ये होता है कि यार इस डबल क्लिक वाले को सिलेक्ट करो। ये जब कर दोगे ना तो ये पोर्शन ही अलग हो जाएगा। अब जो भी देखने वाला होगा उसको पता चलेगा ये न्यू आइटम इन द लाइन नहीं है, इट्स अ टोटल ऑफ और व्हाटएवर जो भी है उसको ऊपर का एक हिस्सा है। अब मैं यहाँ अपना आया और इसको मुझे सम करना है। सम के लिए ये भी हो सकता है कि मैं इज इक्वल टू करके एक एक सेल के अंदर लिखता जाऊं और प्लस का साइन डालता जाऊं। इज इक्वल टू SUM, अब इसको कहते हैं फंक्शन। देखता रहना, देखते रहना। इज इक्वल टू S, जब मैं S प्रेस करूंगा तो एक्सेल S से स्टार्ट होने वाले सारे फॉर्मूलों की लिस्ट जारी कर देगा। और सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा होगा, आपको स्कैन लिखा हुआ है। बट डू वी नीड स्कैन? सो आई गो वन अल्फाबेट फर्दर, SU। अब SU से स्टार्ट होना शुरू हो गया। अभी भी वो वाला सब नहीं आया टॉप पे, बट जो आ रहा है वो थर्ड पे आ रहा है जो मुझे चाहिए, क्योंकि ऊपर है सब्स्टिट्यूट, फिर सब टोटल, फिर सम। अब एक तरीका ये है कि मैं M भी लिख दूं, डायरेक्ट सम आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एरो की से नीचे जाऊं और उसको बोल्ड हाईलाइट कर दूं येलो एरो की से, और फिर टैब की प्रेस करूं, क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए हमेशा एक्सेल चाहेगा कि फॉर्मूला जो लिस्ट आ रही है या लिस्ट नहीं भी आ रही होगी ना, आखिरी सिर्फ सम आ रहा होगा, देखो SUM टॉप पे क्या आ रहा है, सम। लेकिन अभी सेलेक्ट किया नहीं है, सेलेक्ट करने के लिए टैब ही प्रेस करना पड़ेगा। तो जो ब्लू हुआ होगा हमेशा उसको सेलेक्ट करता है वो, टैब की प्रेस करने पे, टैब की प्रेस की, अब सेलेक्ट हो गया। जैसे ही सेलेक्ट करूंगा, द गुड थिंग अबाउट एक्सेल इज दैट इट गिव्स यू अ हिंट ऑफ द सम फॉर्मूला। कहता है किस किस को सम करना है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2। मैंने कहा भाई मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक को क्या करना सम, तो मैं माउस की पे ऊपर गया, माउस पे ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट की प्रेस की, सेलेक्ट किया पहले वाले को और प्रेस करके रखूंगा बटन, और नीचे माउस को नीचे लाऊंगा, सब सेलेक्ट हो गया। ये है रेंज। रेंज इस तरह दी जाती है कॉलम्स के साइन के साथ। तो पहले पहले सेल का E2 था और आखिरी सेल का
E11 है तो E2 कॉलन E11। तो जब एक्सेल में 2 सेल्स के बीच में कॉलन आ जाता है तो वो 2 सेल नहीं ट्रीट करता, इसको वो रेंज बोलता है कि E2 से E11 का मुझे क्या करके दो, सम ब्रैकेट क्लोज करो, फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। वंस अ फॉर्मूला इज कंप्लीटेड, ब्रैकेट साइन के साथ क्लोज करना पड़ता है, एंटर दबा दो। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको क्या करके दे देगा, सम करके। अब आप थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेक करो, अच्छी होगी या नहीं होगी, बेहतर होगी, है ना? इट्स मच बेटर नाउ। 32,775। चूंकि ये बेसिक था इसलिए मैंने अभी आपको मौका इतना नहीं दिया कि अब आप करो, अब आप करो, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, जब मैं कुछ कराऊंगा पहले मैं कराऊंगा, आप देखोगे, फिर I'll ask you to do it, I'll wait। आप अप्लाई करोगे, आप ट्राई करोगे, फिर मैं करूंगा, फिर आप ट्राई करोगे, फिर मैं करवाऊंगा, एंड we'll go this way, and as the classes proceed you will see a different features and functions coming up। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या था? To get you started with Excel, so that जब मैं करा रहा हूँ ना तो शॉर्टकट्स लगा रहा हूँ, फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे जब मैं एडवांस चीजें कराऊंगा तो ये बेसिक वाली चीजें तो मैं स्पीड स्पीड से गुजरूंगा, आप परेशान हो चल क्या रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे इस, ठीक है? तो अब आपके पास 1 वीक है, मैंने जान के कल क्लास नहीं रखी, उसकी वजह यह है कि I want you to go through all this at home, those who haven't used Excel that much previously, obviously those who have used it उनको प्रॉब्लम नहीं, but those who haven't used it, this whole week they must be trying these things। एक हफ्ते के अंदर आपने अब तक जो मैंने पढ़ा है उसका आपको एक्सपर्ट बन जाना चाहिए, फिर उसके बाद आप मेरे स्पेस के साथ मैच करो, फिर मैं आपको एडवांस चीजें करवाता जाऊंगा, एंड एंड ऑफ द कोर्स आपने इतना कुछ, इतना डिफरेंट चीजें पढ़ी होंगी जो आपने कभी जिंदगी में सुनी नहीं, इतना इफेक्टिव चीजें आपने देखी होंगी, इतनी चीजें आप इस कोर्स के अंदर कर लोगे, आपने सुनी। चला अच्छा, हाउ आर यू गोइंग टू गेट द सर्टिफिकेट? I'll give you a project at the end of the course with a deadline, you'll have to submit that project, प्रोजेक्ट चेक होगा, जिस जिस प्रोजेक्ट पे हमें डाउट होगा हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे वो वाइवा के लिए, है ना? कुछ बहुत एक्सपर्ट होते हैं जो किसी और से बनवा लेते हैं, तो उस एक्सपर्ट को हम चेक करेंगे कि आ जाओ अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके। अच्छा, जो नहीं सिलेक्ट होंगे वाइवा के लिए इसका मतलब उनका प्रोजेक्ट अप्रूव हो, जो सेलेक्ट हो गया इसका मतलब अभी उनका एक स्टेप और रहता है। अच्छा, ये मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ कि तुम बताओ, मैं रैंडमली सिलेक्ट, यानी इफ वी हैव 30 इनरोलमेंट्स अप्रोक्सीमेटली अभी, सो 30 इनरोलमेंट्स में से 5 का, 3 का, 4 का, 6 का, 5 का रैंडमली सिलेक्ट करेंगे फॉर वाइवा, उनको बुला लेंगे, वाइवा हो गया, ओके हो गया, यू विल गेट 2 सर्टिफिकेट्स, वन उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल वाली एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, वहां पे कर। लेकिन जो टीएसए का सर्टिफिकेट होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग का, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, वो पार्ट ऑफ द कोर्स है, वो एज इट इज मिल जाएगा, दोज हु विल बी इंटरेस्टेड इन द एसवीसी, ठीक है? वो नेक्स्ट क्लास में उनको पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमें लिस्ट भेजनी पड़ती है पहले, ये बच्चे हमारे पास इनरोल हो चुके हैं, वो लिस्ट उनके पास जाती है, ठीक है? फिर वो इन्वेस्टिगेशन सेक्शन वगैरह जो भी करनी होती है वो करते हैं, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर हम उनको अटेंडेंस वगैरह भेजते हैं, ओके करते हैं कि प्रोजेक्ट्स भी ओके हैं, उसके बाद फिर वो हमें सर्टिफिकेट भेजते हैं और फिर वो सर्टिफिकेट्स हम हैंड ओवर करते हैं। जिनका नहीं ओके हुआ बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, फिर उसकी फीस रिफंडेबल नहीं, लेकिन जिनका ओके है उनका मसला नहीं, ओके सिर्फ एक ही वजह से नहीं होगा, ये बता दें कि आपके प्रोजेक्ट में हमें नजर आया कि कुछ गड़बड़ किया, तो फिर हम ओके नहीं, ठीक है? प्रोजेक्ट हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक्सेल इज अ प्रैक्टिकल, क्विज में नहीं पता चलता, प्रोजेक्ट में सही मतलब चलता, आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हमने लिखा। प्रोजेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? तो वो आप सबमिट कराएंगे। अच्छा, एक मेरा इरादा इंशाल्लाह है वेरी सून, क्योंकि अब हमारा ये चौथा बैच है एंड अप टिल नाउ मोर देन 100 स्टूडेंट्स हो चुके हैं
एक्सेल प्रोग्राम के अंदर। हम ओपन रखेंगे सबके लिए, बट आप लोग भी होंगे, सब लोग होंगे इस कोर्स के बाद। आई विल हैव अ कंपटीशन ऑफ एक्सेल। मैं एक्सेल का एक कंपटीशन करवाऊंगा जिसमें हम प्रोजेक्ट देंगे एक्सेल का, एंड द मोस्ट क्रिएटिव, द मोस्ट प्रेजेंटेबल, इफेक्टिव जो प्रोजेक्ट होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, एंड इंशाल्लाह उसका जो रिवॉर्ड होगा, अवार्ड होगा, वो भी एक अच्छा रिवॉर्ड, कुछ अच्छा ही, मे बी लैपटॉप हो जाए, और कोई मतलब अच्छा रिवॉर्ड होगा। अभी मुझे पकड़ नहीं लेना फिर बाद में, सर आपने तो कहा था लैपटॉप होगा, तो कोई अच्छा ही रिवॉर्ड होगा उसका, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपटीशन हो। जी, सर्टिफिकेट आपको दो मिलेंगे। एक आपको टीएसए का मिलेगा सर्टिफिकेट, विच विल बी विदाउट एनी चार्ज, बट स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीक से पहले हम आपको अनाउंस कर देंगे, आप उससे पहले पेमेंट कर दीजिएगा। वो हम आपकी लिस्ट, आपका नाम भेजेंगे, फिर जब कोर्स खत्म होगा, प्रोजेक्ट सबमिट होगा, उसके बाद आपको ये दोनों सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। If we want to find sum type is equal to sum and then range complete formula and get the result. अच्छा, ये तो आपने कर दिया सर, वॉइस स्लो है वो भी होगा, ठीक है। सो सी यू पीपल, नॉट सी यू एवरीवन जो यहाँ पर है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे, ठीक है, और फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी विल हैव टू क्लासेस, सैटरडे एंड संडे। संडे वाली क्लास हमारी ऑनलाइन हुआ करेगी, सैटरडे वाली क्लास हमारी फेस टू फेस भी हुआ करेगी। अल्लाह हाफिज।